लिए कौन कौन सी वेलोसिटी आरएमएस फॉर्मूला बता दो जल्दी। आरएमएस का अंडर रूट 3p/ρ और 3kT/m और 3RT/M, ये ना पढ़ लिए थे। अच्छा, कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं जिसपे सारी की सारी वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, है ना। खाली किसको छोड़ के, 0 केल्विन को छोड़ के जो वेलोसिटी होगा वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के कैसा, अरे डायरेक्टली मास के स्क्वायर रूट के कैसा, और वेलोसिटी और टेम्परेचर में ग्राफ पूछ ले तो कैसा, देख के नहीं नहीं एकदम नहीं। वेलोसिटी और टेम्परेचर में ग्राफ नहीं बनवाए हैं, पैराबोला। ऐसे क्या होता है, आज तो एकदम खाली है ना, ठीक, पैराबोला, ठीक है। और v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2 जब मास सेम हो, और v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1 जब टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, ये ना होगा। ये सारी कहानी नहीं होगी। इतनी कहानी होने के बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर भी लगे, मास भी लगे, तो अंडर रूट 3RT/m लगाएंगे, और जब भी m लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किस में होता है, ग्राम में। उसको किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ कहानी नहीं हो गई सब, ठीक है। चलिए, इतनी कहानी के बाद हमको ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किसका है, आरएमएस का, और सबसे मिनिमम साउंड वाला। या तो और ऑर्डर देख लें तो आरएमएस, फिर मीन, फिर साउंड, एट लास्ट एवरेज वाला आ जाएगा। अच्छा, एक काम किया गया कि टेम्परेचर और उसमें ग्राफ बना दिया गया, ध्यान से देखिएगा ना। नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ले लो या प्रोबेबिलिटी ले लो, इसमें और वेलोसिटी में ग्राफ बना दिया गया, ठीक है, ठीक। और किसमें ग्राफ बना रहे हैं, नंबर ऑफ एटम और प्रोबेबिलिटी, सॉरी, नंबर ऑफ एटम ले लो या तो प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी में हम ग्राफ रहे। जैसे हमारे पास 100 एटम है, ठीक है, उन 100 एटम में से किसी के पास आरएमएस होगा, किसी के पास मोस्ट प्रोबेबल होगा, किसी के पास मीन होगा ना, और उनके लिए ग्राफ बनाया गया। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आया, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, बस इनमें ही, ये समझ गए, ठीक। ये ग्राफ आ गया किसके, इसके बीच में और वेलोसिटी, ये ना। अच्छा, मैक्सिमम नंबर, अब इसमें हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, ये ना, ये वेलोसिटी क्या है, जैसे मान लो ये, फिर 2, फिर 3, ये 3 वेलोसिटी है, 1 2 3, ठीक है ना। ये कौन सी वेलोसिटी है, क्यों, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम के पास है, तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल। और ये क्यों, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसका है, VRMS का, और इसके बीच में होता है मीन, नहीं हो गया। ये RMS क्यों है, क्योंकि सबसे दूर है तो मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन, मीन, उसके बाद और मोस्ट प्रोबेबल के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो ये ग्राफ हमारा आया ना। अच्छा, ये ग्राफ किसी टेम्परेचर T1 पे बनाए, किसी टेम्परेचर किस पे बनाए, T1। अब टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिए तो ग्राफ देखा गया, तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे शिफ्ट हुआ ना, ठीक। अब फिर से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, 1 2 3, अब फिर से ये कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल, ये मीन, और ये आरएमएस, है ना। कुछ और टेम्परेचर बढ़ा, ये वेलोसिटी फिर कुछ ऐसे आ गई, ऐसे कुछ आ गया, आया, ठीक। फिर से ये मोस्ट प्रोबेबल, फिर ये मीन, फिर ये VRMS, नहीं है, बस इतना ही। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। एक बार T1 पे बना, एक बार T2 पे, एक बार T3 पे। अब इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, सुनना ध्यान से। मान लो हमारे पास 100 एटम थे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल है, मीन है, RMS है ना। अच्छा, अब कह दिया हमारे पास 100 एटम थे, 100 एटम में से 90 एटम के पास मोस्ट प्रोबेबल था, ठीक, 8 एटम के पास हमारा क्या था, मीन था, और बचे हुए 2 एटम के पास क्या था, RMS। 2 ही एटम मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहे थे, बाकी सब कम से चल रहे थे। अब टेम्परेचर बढ़ा तो इसके पास 60 हो गए, ठीक है, इसके पास 15 हो गए, तो बचा कितना, 25, ये हो गया, नहीं हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसके पास 40 हो गए, इसके पास मान लीजिए 50 हैं, इसके पास कितना, 20, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या, इसको और कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं ना, ठीक है, इसको 40, इसको 45, कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो इसको और बढ़ा कर लेते हैं ना, इसको मान लो 20 कर लेते हैं, अब 40 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक।
अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे, मेरी बात समझ गए, ये डाटा समझ रहे हो ना, एटेंडम डाटा हम समझाने के लिए हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ एटम किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, आरएमएस। पहले ग्राफ से पता चला कि सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी है, नहीं बड़ी आरएमएस, उसके बाद मीन, फिर लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के पास क्या है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है तो नंबर ऑफ एटम छोड़ रहे हैं, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी को छोड़ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल को। अब किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आरएमएस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एटम शिफ्ट होगा आरएमएस की तरफ, है ना। इसीलिए किसी भी गैस का अगर वेलोसिटी पूछे, कह दिया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट दिस, है ना, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, आरएमएस। कभी भी मीन और मोस्ट प्रोबेबल नहीं पूछता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में कहा है वेलोसिटी निकालिए तो आप लोग अपने आप से कौन सी वेलोसिटी निकालोगे, आरएमएस। समझ में आया, ये ग्राफ समझ गए। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिए हैं, नंबर ऑफ एटम, या तो प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, बस इसमें ग्राफ दोनों का सेम बनेगा। बना लीजिए फटाफट। मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, हाँ लेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो तुरंत बनाओ। एग्जॉस्ट हो गया। हो गया, लिखिए as temperature increases, hello mic testing as temperature increases number of atom shifted towards RMS velocity, ठीक है, shifted towards RMS velocity। हो गया, RMS velocity ना, ठीक है। चलो RMS वेलोसिटी बढ़ लिया, वेलोसिटी का वो भी समझ गए ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी हमारी शिफ्ट हो रही है RMS की तरफ, क्या कहानी बनी हो रही, समझ गए। अच्छा फिर समझना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ एटम किसकी तरफ जा रहा है, RMS। सोचो ना कि कई लोग 100 लोग काम कर रहे थे, 2 लोग अमीर थे, हाँ काम सब करने लगे तो 2 अमीर थे, अमीरों की संख्या बढ़ रही है, देख मतलब गरीब कम हो रहे हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल कम हो रहे हैं, और RMS तो बढ़ते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे, बहुत अमीर, हाँ ठीक। अब सोचो हम लोग कौन हैं हम लोग, अब समझ जाना इनडायरेक्टली, अगर हम कभी कहें हम लोग मोस्ट प्रोबेबल है तो समझ हम गरीब हैं लिखो, नेक्स्ट लिखो, समझ गया नहीं ये, ठीक। इसके बाद क्या टॉपिक बच गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी के बाद वैन डर वाल्स भी बता दिए हैं,
वंडरवॉल बता दिए हैं, वो भी बता दिए हैं, बहुत सही, सब बता दिए, खत्म तो हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ हाँ, जाओ जाओ टाटा। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ फ्री पॉसिबल मोशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टोटल नंबर ऑफ फ्री पॉसिबल मोशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या मेरी सुनिए, आप लोग को 4 से 5.5 पढ़ा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कैसे हम लोग इस टाइम पे आ जाएंगे? सुबह पढ़ाएंगे ना, तो सुबह पढ़ाएंगे ऑप्टिक्स, बोलें क्या? सबको सुबह ही बुलाएंगे। और फिर हम लोग इस क्लास के लिए अलग से शाम को आएंगे? सुबह एक ही टाइम। तो ये क्या ऐसा? अच्छा, ये टाइमिंग फिक्स नहीं है क्या? नहीं, ये छुट्टी है ना, वो बस आज के लिए। फिर रो मत, चुप हो जाओ तुम। आज तो पूछ लो, कोई बात नहीं, उस आज के लिए सदमे से बाहर आ जाओ। इसको ट्रैफिक मिलेगी ना, अंधेरा हो जाएगा, इसको डर लगती है अंधेरे से बहुत, पत्ते गायब हो जाएगी। अच्छा, सुबह के कितने बजे बोले हैं, कुछ पता है? पॉज है वीडियो। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ फ्री पॉसिबल मोशन। तो आज इससे समझाएंगे, खरीद ये क्या है? 3 रुपए का एक। बहुत महंगा है। वही तो सही बहुत महंगा है। हाँ, तो कल सस्ता वाला लाना तुम। क्या मिलता है? हाँ, जहाँ तुम बता रही हो महंगा जैसे बता रही हो ना, तुम रेफरेंस में ही बता रही होगी। सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब द नंबर ऑफ फ्री पॉसिबल मोशन दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। किसी भी एटम में कोई भी मोशन क्या हो गया, ठीक है, जितने फ्री पॉसिबल मोशन करेगा उसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अगर मान लो हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 1। और हम एक्स वाई प्लेन दोनों पे चले, एक बार एक्स पे चले और एक बार, तो 2 तरह से हो सकते हैं ना। और हम स्पेस में चले तब एक्स वाई जेड, और गोल घूम भी गए तो 4, रोटेशन भी तो आ गया। एक एक्स पे चले, एक वाई पे चले और जेड पे भी चले, तो 3 तो ये हो गया, और एक घूम भी गए तो क्या हो गया? 4 नहीं हो गया? 2 तरह से घूम सकते हैं। अब 5, 3 तरह से घूम सकते हैं। 6 हम वाइब्रेट भी कर सकते हैं। 7 यही ना। तो डिग्री ऑफ, हाँ, इसका ये इंतजार था, सोच रहे थे देख कि कितना याद करना है, ये बस बताइए, फालतू बात ना बताइए, ठीक। किसी भी आइटम में जितने फ्री, किसी भी बॉडी में टोटल जितने फ्री पॉसिबल मोशन है, दैट नंबर ऑफ फ्री पॉसिबल मोशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, कोई भी हमको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है, गैस का पढ़ना है, किसका पढ़ना है? गैस का। अच्छा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करिए, समझ लो थोड़ा सा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस में कितने टाइप्स के मोशन हो सकते हैं? कौन कौन सा? बोली तो बहुत फास्ट हो, बोलो। अरे ट्रांसलेशनल है ना, और ट्रांसलेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन हो सकता है ना, ठीक। और कौन सा? वाइब्रेशनल मोशन। अब सुनना, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। हमारे पास देखो किसको पकड़े किसको छोड़े, क्या करना है ना। किसी भी गैस में 3 टाइप्स के मोशन होंगे, एक ट्रांसलेशनल होगा, एक रोटेशनल होगा, एक वाइब्रेशनल होगा, ठीक। हम उसी मोशन को कंसिडर करेंगे जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। क्या होगी? एनर्जी ज़्यादा। अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करें, यही समझिएगा, ट्रांसलेशन मोशन में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक? ½ mv² है ना। और रोटेशन मोशन में उसमें भी काइनेटिक होगी, और कितना होगा? ½I⍵² होगा। फिर से बोल रहे हैं, किसी भी गैसियस एटम में 3 टाइप्स के मोशन हो सकते हैं। कौन कौन सा? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक, रोटेशन, ये कौन सी? लीनियर काइनेटिक, और इसमें
रोटेशनल काइनेटिक, और ये कौन सा, वाइब्रेशन। ये कहानी समझ में आ गई। हम उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करेंगे जिसमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। ये समझ गए? लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ गैस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन फॉर गैस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन फॉर गैस। ठीक है, लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो, 3 टाइप्स ऑफ मोशन फॉर गैस। ठीक है, लिख लीजिएगा, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, समझ गए? हो गया? अच्छा, एक चीज़ और हमें बता दो, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, सुनना, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर। व्हाट इज द आर? आर किसी भी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से बस डिस्टेंस, टॉर्क वर्क नहीं चल रहा है ना, बस डिस्टेंस, एकदम सिंपल समझ रखो। बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अगर ज़्यादा तो इनर्शिया, इनर्शिया ज़्यादा तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब सुनना ध्यान से ना, हमको गैस का, हमारे पास कौन कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल। वाइब्रेशन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल और रोटेशन, और इन्हीं का जो सम होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, हमको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है किसके लिए, गैस के लिए ना। तो गैस में कौन कौन सा होता है, मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक ना, मोनोटॉमिक जैसे हीलियम, आर्गन, ये सब ना। डायटोमिक में O2, N2, या तो डाई, ये ऐसे लिखें, डायटोमिक के बाद ट्राई एटॉमिक लीनियर, डायटोमिक भी होगा या तो ट्राइटोमिक लीनियर होगा। जो डायटोमिक के साथ होगा वही ट्राइटोमिक लीनियर के भी साथ होगा। जैसे बताओ क्या होता है, वही तो पूछ रहे हैं, अभी तो आ रही है ना केमिस्ट्री पढ़ गए। CO2 ट्राई एटॉमिक है और सीधा भी है, ठीक है ना। और वैसे ही ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, यही ना, जैसे H2O वाटर हो गया, NH3 हो गया, मतलब उसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो लीनियर नॉन लीनियर आई थिंक ज्योमेट्री होती है। कीचड़ ना बनाओ ना, सुनो, ठीक है। तो मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, और डायटोमिक या ट्राइटोमिक लीनियर क्या है, सेम, और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर। समझ गए? अब सुनो, एक एक मोनो एटॉमिक गैस, देखो ये छोटा हमारा गैस है ये क्या कर सकता है, कहाँ चल सकता है, एक्स पे भी चल सकता है, वाई पे भी चल सकता है, और तो कितने ट्रांसलेशन, 3। चलो 3 ट्रांसलेशन लिख रहे हैं। क्या ये रोटेशन नहीं करेगा, क्या करेगा कि नहीं, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन इसका रोटेशन मोशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, खुद के एक्सिस के अबाउट हो रहा है ना। और खुद के एक्सिस के अबाउट होगा तो इसका इनर्शिया बहुत कम। देखो इतना बड़ा एटम थोड़े होता है, हाँ बहुत छोटा, और ये खुद के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक। इसमें रोटेशन हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इसमें रोटेशन हो रहा है फिर भी हम रोटेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये खुद के एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसका इनर्शिया बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि एनर्जी भी कम होगी, इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका रोटेशन मोशन कितना, 0। तो ये आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। दाम याद रख लीजिए, ट्राई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तीनों ट्रांसलेशन का होता है। अगर ट्राई एटॉमिक या डाई एटॉमिक, हम लीनियर की बात कर लीजिए, अब कैसे जाएगा ये, ऐसे एक्स वाई जेड, ये तो जाएगा, ठीक। अच्छा ये जाएगा तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन कितना, 3 होगा। अच्छा रोटेशन किसी 1, 1, 2, और खुद के एक्सिस के अबाउट 3। देखो एक ऐसे घूम रहा है, ठीक। अरे एक्सिस कहीं बीच में है, एक्सिस ऐसे कहीं बीच में ऐसे, यही ना। अगर ऐसे कहीं तो ऐसे घूम रहा है, ठीक। हो सकता है एक्सिस यहाँ कहीं होता है, ये घूमेगा, और एक खुद के एक्सिस के घूम रहा है। अच्छा जब ऐसे घूम रहा है तो क्या डिस्टेंस कम है क्या? अब तो डिस्टेंस ज़्यादा है, क्या एनर्जी कम होगी? अब एनर्जी ज़्यादा होगी, इसको मानेंगे। ये हो गया एक रोटेशन, और ये 2, और ये, लेकिन ये वाली बहुत कम। जब खुद एक्सिस के अबाउट, समझ रहे हो मेरी बात? अरे एक बार एक्स के घुमा दो, एक बार वाई पे घुमा दो, और एक बार जेड। तो अगर इसको ऐसे घुमाओगे अपने एक्सिस, ये भी तो किसी एक्सिस पे ही होगा। अगर भी ऐसे रखा हुआ है तो ये किस एक्सिस के पैरेलल है?
एक्स, तो ये हो सकता है वाई के अबाउट घूम रहा हो, ठीक है, हो सकता है जेड के अबाउट घूम रहा हो, लेकिन एक्स वाले के ही पैरेलल अगर घूमेगा तो इनर्शिया क्या होगा, बहुत कम, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, तो जीरो। तो इसमें बेसिकली कितने ट्रांसलेशन, नहीं ट्रांसलेशन 3, रोटेशन भी 3, लेकिन गिनेंगे कितने को, 2 को, क्योंकि एक की एनर्जी बहुत कम, यही हम समझाना चाह रहे थे, 2, तो ये टोटल कितना आ गया 5। समझ में आया, इसमें क्यों छोड़ते हैं ये समझ में आ गया, ठीक। वैसे ही अगर ये समझ गए, ठीक, और ये मान लो चाहे एटॉमिक लीनियर होता तब भी वही बात हो रही होती, देखो एक ही लाइन पे होता ना, लेकिन चाहे एटॉमिक नॉन लीनियर है, अब एक्स वाई जेड हो गया, और रोटेशन थोड़ा इमेजिन करो, 1 2 3, क्या कहीं भी अपने एक्सिस में मूव कर रहे क्या, नहीं ना, तो कहीं भी जीरो होगा नहीं, जीरो कहां पे हो रहा था, जब खुद एक्सिस पे घूमने लगे, ये खुद के एक्सिस में, हम चाहें कि ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूमे तो घूम सकता है क्या, ऐसा मत सोचो, ये बाउंडेड है ना, ये अलग अलग नहीं है, तो इसमें कितने ट्रांसलेशनल, 3, और कितने रोटेशन, और क्या किसी में भी कोई कम है, नहीं ना, इसलिए कितने रोटेशन हो गए, 3 रोटेशन हो गए और 3 ट्रांसलेशन हो गए, तो टोटल कितने, 6 हो गया। यही हम समझाना चाह रहे थे, समझ गए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री पॉसिबल मोशन ना, टोटल नंबर ऑफ फ्री पॉसिबल मोशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैसेस की बात करें तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, या गैसेस की बात करें तो 3 पॉसिबल मोशन है, मोनोटॉमिक की बात करें तो मोनोटॉमिक में कितने मोशन पॉसिबल हैं, 4, 3 ट्रांसलेशन 1 रोटेशन, लेकिन रोटेशन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एनर्जी बहुत, तो 3 हो गया, ठीक है। डायटोमिक की बात करें तो कितने रोटेशन कितने ट्रांसलेशन, 6 होगा, लेकिन गिनेंगे 5 को क्योंकि एक की एनर्जी बहुत, वैसे इसमें गिनेंगे तीनों का कोई कम नहीं है, तो टोटल कितना हो गया, 6, समझ गए। अब एक और बचा है, क्या, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तब आता है जब एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, बस इनमें ही वाइब्रेशन अराइजेस, ठीक है, वाइब्रेशन अराइजेस हाई टेम्परेचर पे, कौन सा मोशन भी आ जाएगा, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन समझ रहे हो क्या है, क्या है वाइब्रेशन, हाँ देखो ये अपने ऐसे ही है, ये हिल रहा है ऐसे 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 जा रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे आपस में सोचो हिल रहे हैं, है ना, तो वो वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन एनर्जी के लिए हम लोग +2 कर देंगे, जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या कर देंगे, +2, कितना कर देंगे, +2, लेकिन किस केस में, फॉर डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक, मोनो में नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर इस कंडीशन में मान लो हम हाई टेम्परेचर पूछें, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, तो कितना लिखोगे, इसका कितना लिखोगे, 3, इसका 8, बस नहीं। वाइब्रेशन मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 बढ़ जाता है, ठीक है, किसमें बढ़ता है, डायटोमिक में, और मोनोएटॉमिक में कुछ बढ़ता, समझ गए, देखो फटाफट लिख लो, क्या ये 2 बेटा, ये है ना, देखो एक ऐसे घूम सकता है, एक रोटेशन है ना ये, फिर एक ये, जब ये घूम रहा है तो ये एक्सिस से डिस्टेंस ज़्यादा है, ये भी एक्सिस पे घूम रहा है ना, कहीं पे घूमेगा तो प्लेन पे ना, मतलब एक्सिस, और इसकी जो रोटेशन एक्सिस होगी ये होगी, तब ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, अरे ज़्यादा है, ये है ना, ऐसे घूमेगा, एक्सिस और रोटेशन है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा ऐसे घूम रहा है तब कहाँ है एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्या, वो ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी कम, समझ में आया। इसलिए उस वाले को नहीं कंसिडर करें, या तो हम ऐसे घुमा देते तब भी हम डिस्टेंस ज़्यादा होता, तो 2 वाले के लिए ज़्यादा है, 1 वाले के लिए बहुत कम है, अब समझे, लिखो जल्दी लिखो, लिख ले क्या, अरे तो नालायक, जल्दी हो गया। चलो हो गया होगा भाई, हाँ देख देख के
जल्दी करो, कम से कम ये तो खत्म ही हो जाए आज। है ये सब तो आता है तुम लोग को, फालतू तुम लोग नोट करते हो, तुम लोग बहुत तेज हो। तेज नहीं हो? चलो सुनो, ये बताओ, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है भाई, क्या बात है? हाँ, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2। ये बताओ H2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, डायटोमिक है। O2 का, H2 होगा 6, CO2 का, CO2 5, डायटोमिक तो है। आर्गन 3 है ना। अच्छा, हम कह रहे हैं CO2 का कितने ग्राम CO2 का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। टेम्परेचर बढ़ा है, अगर होता तो कहा होता, उसमें नहीं कहा है, मतलब अभी आग नहीं लगा है। अरे यार, क्या कितना नहीं हो रहा है? अरे भाई, CO2 की एक एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और CO2 में कितने एटम? 3। CO2 में टोटल कितने मॉलिक्यूल, मतलब 22 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल ना, नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अरे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये क्या आ गया? और एक मोल में कितने? 6.022 इंटू 10⁻⁸ इतने CO2 होंगे ना। और एक CO2 में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 नहीं आ गया, ये आधा हो गया, तो ये हो गया 5, 5/2 तो 2.5 इंटू, अपना सॉल्व कर लेना। लिखो फटाफट लिखो, ठीक है? कहो, चलो लिख लियोगे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आप वो निकाले थे टोटल नंबर टोटल, हाँ मॉलिक्यूल। हाँ, टोटल मॉलिक्यूल में 5 से मल्टीप्लाई भी तो किए हैं। सर एक बात हाँ, ऐसे नहीं हो सकता है कि 44 मतलब एक का देखते तो 44 ग्राम होता है ना, तो 44 ग्राम में 5, 44 ग्राम में 5 है कि एक मॉलिक्यूल का 5 है? एक मॉलिक्यूल का वेट उतना ही होगा। 44 ग्राम, 44 ग्राम की MU। हाँ, तेरा मेरा सोच रहे हो बेटा, मैं थोड़ा सा दिक्कत है तुम्हारा ना, ठीक है? देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देख, अच्छा, इक्विपार्टीशन मतलब, इक्वी मतलब इक्वल, पार्टीशन मतलब डिवाइड होना। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है किसी भी गैस की जो टोटल एनर्जी है वो इक्वली डिवाइडेड है। किसी भी गैस की जो टोटल एनर्जी है वो इक्वली डिवाइडेड है उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में। बस समझ में? जैसे समझना मेरी बात, ठीक? जैसे हम कह दें O2 की एनर्जी जो है 100 जूल है, ठीक? तो O2 में कितने मोशन, टोटल कितने मोशन? 5 है ना। 3 ट्रांसलेशनल और मतलब एक जो होगा, यही ना हो गया टोटल, ठीक? तो हम पूछे एक मोशन के लिए एनर्जी कितनी? 20। मतलब इसका कितना होगा? 60। इसका कितना होगा? 40। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 मोशन है तो सबका 20-20 है ना। ये कभी नहीं होगा कि इसको 10 मिल जाए, इसको 20 मिल जाए, इसको 30 मिल जाए, इसको नहीं। कभी भी एनर्जी का डिवीजन होगा तो उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होगा। यही एकदम स्टेटमेंट है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, किसी भी गैस की, किसी भी एटम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? इक्वली डिवाइडेड है उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस द एनर्जी ऑफ, लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल is equally divided in each degree of freedom, is equally divided in each degree of freedom, degree of freedom हो गया। एंड नहीं, एंड सोच रही थी ना जब बोल रहे थे तो, एंड according to this energy of each atom or molecule is equally divided in each degree of freedom, and energy for one atom
एनर्जी फॉर वन एटम फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी फॉर वन एटम, एनर्जी, एक मिनट, फॉर वन एटम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के। एनर्जी फॉर वन एटम फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के। ठीक है, चलो ये कहानी हो गई ना। कितने एटम की एनर्जी है? एक एटम की एनर्जी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ना। कितनी है? हाफ के टी, जहां पे के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना। ठीक है, केल्विन में। सुनिएगा, देखिए क्या लिखे, एनर्जी ऑफ वन एटम फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां से समझो क्या मिलेगा। ठीक है, एक एटम की एनर्जी कितने के लिए? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी है? हाफ के टी। समझ गए? ये एनर्जी एक एटम की और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम पूछें एनर्जी ऑफ वन एटम फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ एफ के टी, है ना। ये एनर्जी किसकी थी? एक एटम के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और ये अभी भी किसकी है? एक ही एटम की है, लेकिन F डिग्री ऑफ फ्रीडम की है। बस नहीं, हम कह दें एनर्जी ऑफ 1 मोल तब इनटू कैपिटल N। अरे ये एक एटम है ना, तो 1 मोल में कितना एटम? N, तो हाफ एफ एन के इंटू टी। नहीं है, और K इज इक्वल टू क्या होता है? R बाई एन ना, तो R इज इक्वल टू K इंटू एन को क्या लिख सकते हो? अरे K इंटू एन R, तो क्या हो गया? हाफ एफ आर इंटू टी। नहीं है, ये एनर्जी किसकी है? एक मोल एटम की है, जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है ना। हम पूछें एनर्जी फॉर n मोल, अब हाफ एफ एन आर टी। 1 मोल का इतना है तो n मोल का इतना हो जाएगा। n से मल्टीप्लाई कर दिए ना, जहां पे f क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, n क्या है? नंबर ऑफ मोल, r क्या है? गैस कांस्टेंट, t क्या है? टेम्परेचर। अच्छा, ये सब जो एनर्जी है किसकी है? अरे गैस की, एटम की। तो गैस की जो खुद की एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, कौन सी एनर्जी? अरे इंटरनल। द एनर्जी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इंटरनल, हाफ एफ एन आर टी। खुद की एनर्जी है ना, तो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। ये बात समझ में आ गई? ये सारी कहानी कहाँ से लिखे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। हम कह दें कि ऑक्सीजन का, ऐसे सिंपल बात कहें, ऑक्सीजन का 27 डिग्री पे बताओ कितनी एनर्जी है? तब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या लगाएं? अरे ये लगा लो, हाफ एफ के टी। कितना लिखें? 5/2 के टी। 5/2 के टी। हम कह दें हीलियम का 17 डिग्री पे 3/2 के टी। नहीं हो गया? हम कह दें 1 मोल ऑक्सीजन का हाफ एफ आर टी। नहीं हो गया? या तो ऑक्सीजन का बोल रहे हैं तो 5/2 आर टी। नहीं आ जाएगा? ये समझ के कहानी देख लो, खुद से लिखो, देखो मत, खुद से लिखो। इतना टफ तो नहीं पढ़ा है, मतलब एकदम डूब गई। अरे सर यहाँ बस मारिए। क्या लगा है? ओ कब? अरे तब क्या, हमें लगा अभी है, हो गया। ठीक है, चलता है। सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बढ़ गया, मोनोटॉमिक को छोड़ के। कहें खुद से लिखो, खुद से लिखो। हाँ, कितना एटम है? कितने तरह का एटम है? चलो हो गया होगा। नहीं नहीं, एकदम नहीं, और खास तौर से नीचे से तो कतई नहीं।
लिखो लिखो जल्दी लिखो पहले। हाँ वो हम देख रहे हैं आजकल, तो पढ़ नहीं रहे हो, खाली लिख रहे हो। पहले कहते तुम लोग को कुछ बनना, थोड़ा तुम लोग को रिपोर्टर बनना है। नहीं हाँ घर जाके लिखो। चलो रब करें। चलिए कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी ना। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर के कैसा है? डायरेक्टली है, सबके सब कांस्टेंट है, सबके सब कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के कैसा? डायरेक्टली। तो लिख सकते हैं ना U प्रोपोर्शनल टू D, U प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। 0 केल्विन पे इंटरनल एनर्जी कितना? 0। और हम लोग पहले ही जानते हैं 0 केल्विन में कुछ होता है ही नहीं। ये बात कहानी समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। बिना देखे बोलो, एक एटम के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी? बिना देखे बोलो हाफ के टी। एकदम ध्यान में रखो ना, F के लिए हाफ F के टी, और 1 मोल के लिए N से मल्टीप्लाई कर दें तो N इंटू की क्या आता है? R। तो हाफ FRT, और N मोल के लिए FNRT। नहीं आ गया? जहाँ पे F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। N क्या है? NN स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल कैपिटल R, गैस कांस्टेंट वैल्यू 8.31 फॉर जूल, और 1.97 या 9 लगभग 2 ले लेंगे किसके लिए? कैलोरी के लिए ना। जूल पर मोल केल्विन या तो कैलोरी पर मोल केल्विन। समझ गए? लिखिए 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 फटाफट लिखिए। इफ N1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T1, हाँ हाँ, इफ N1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T1, if N1 mole of oxygen at temperature T1 mixed with N2 mole of oxygen at temperature T2, then find temperature of mixture, हो गया? समझ गया क्वेश्चन? आंसर बताइए तुरंत। जो पहले का इंटरनल होगा वही दूसरे का भी होगा, तो क्यों लिखी हुई होगी? मिटाने के लिए। आया? नहीं बेटा दोनों O2 ही है। अच्छा ठीक है चलो, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो पाएगा। देखो ये ना, पहले कौन है? O2, बाद में भी कौन है? O2। कितने पे है? N1। ये कितने पे है? N2। मोल N1 N2 ना। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर, इसकी इनिशियल एनर्जी, इसकी एनर्जी हाफ F N1 R T1। F की जगह 5 लिख सकते हो, ठीक है। इसकी एनर्जी हाफ F N2 R T2, और दोनों मिला दे, है तो ऑक्सीजन ही, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? F ही रहेगा, है ना। टेम्परेचर क्या हो गया? T, और नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2। अब एनर्जी कितनी हो गई? हाफ F N1 प्लस N2 इंटू T। ये कौन सी एनर्जी है? हाँ R भी होगा। ये कौन सी एनर्जी है? ये इनिशियल। और ये अब मिलेगा तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट नेट एनर्जी तो कांस्टेंट, जितना इनिशियल उतना। तो इनिशियल क्या, फाइनल क्या लिखें? हाफ F N1 प्लस N2 इंटू T इंटू R ना, इज इक्वल टू, हाँ तो कॉमन क्या ले लें? हाफ F R क्या? N1 T1 प्लस N2 T2, हाफ FR से FR कैंसिल हो गया, तो T की वैल्यू कितनी? N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन कितना? N1 प्लस N2। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ये हमारा टेम्परेचर है किसका? मिक्सचर का। समझ गए? लेकिन कब?
जब F सेम है, अगर N2O2 मिलाते तब ये आंसर आया होता, ठीक है। ये हमारा तब है, अरे तभी तो F कॉमन लेके काट और ले रहे हैं, ये तब हमारा वैलिड है जब F की वैल्यू क्या है, सेम। अगर ऐसे तीसरा मिलाए होते तब तो समेशन ऑफ NT अपॉन समेशन ऑफ N, है ना। अच्छा और भी पॉसिबिलिटी है, N F सेम ना हो, F डिफरेंट हो। अब हाँ T मिक्सचर हो जाता, इसी में F1 F2 ऐड होता, कैंसिल नहीं होता, तो क्या आंसर आता, N1 T1 F1 प्लस N2 T2 F2 अपॉन N1 F1 प्लस N2 F2, या तो समेशन ऑफ NFT अपॉन समेशन ऑफ NF। नहीं आ गया, ये और ये सेम ही तो है। अरे F सेम हो गया तो F कॉमन लेके काट दो, ये बन जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा, लिख लीजिए फटाफट लिखिए, वैसे लिखना याद तो रही होगा। बोलो बोलू, चलो ये बताओ क्या हो गया, एक मिनट, बहुत फास्ट चलता है। अच्छा मोलर स्पेसिफिकेट क्या होता है, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिकेट। और ये सी होता है ना, Q इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा थीटा या डेल्टा T, और C कितने टाइप्स के, 2, CP और। अच्छा अब हमको CP और CV की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको CP CV का फॉर्मूला जानते हैं, अब हमको CP और CV की वैल्यू निकालनी है, और CP और CV की वैल्यू निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, ठीक। फिर CP और CV की वैल्यू निकालनी है हमको गामा के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, एक बार CP CV की वैल्यू किसके टर्म्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोबारा गामा के टर्म्स में, समझ गए। अच्छा बहुत सिंपल बात, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट, जैसे हम पहले लिख लें, छोटी छोटी बात लिख लें, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, ठीक। और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। और वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अच्छा मान लो इफ, अगर हम जैसे कहें फॉर CV V क्या है, कांस्टेंट, तो वर्क डन, तो ये पूरा टर्म 0 ना, क्या बचा, डेल्टा U। जो हीट होगा वही डेल्टा U होगा, अरे हीट डेल्टा U सेम होगा ना, हीट की जगह क्या लिख सकते हो, NC क्या, कौन सा C, CV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U लिख सकते हो, कब लिख सकते हो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो Q डेल्टा U होगा ना। अब सुनना, जो अभी हम निकाल, ये समझ गए ना, इसी को यूज करने जा रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से निकाले, U इज इक्वल टू 1 मोल के लिए, हाँ 1 मोल के लिए हाफ FRT, ठीक है। 1 मोल के लिए, अगर N मोल के लिए होता है हाफ FNRT, 1 मोल के लिए बोले तो हाफ FRT। अच्छा जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी भी, तो इसके जगह अगर DU लेते हैं और हाफ FR लेते हैं तो ये क्या बचेगा, DT होगा ना। अरे भाई टेम्परेचर चेंज तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज, और DU बाई DT की जगह क्या लिख सकते हो, DU बाई DT इज इक्वल टू हाफ FR, है कि नहीं। और DU बाई DT, 1 मोल की बात करो, 1 मोल की बात करो, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे कि CV DT इज इक्वल टू, यहीं से DU ना, तो DU बाई DT इज इक्वल टू क्या, CV, मतलब ये क्या है, CV इज इक्वल टू हाफ FR, खत्म बात। नहीं आ गया, ये हमारा CV का फॉर्मूला आया किसके टर्म्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। अगर हम पूछें बाय मेयर्स फॉर्मूला, बाय मेयर्स, ठीक है, मेयर्स फॉर्मूले से यूज कर लें, ठीक है। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP इज इक्वल टू
CV प्लस आर, CV पता है, आर जोड़ दो, CV पता है, आर जोड़ दे ना, तो आर जोड़ दे तो कॉमन क्या मिल जाएगा, F/2 1 प्लस आर। नहीं आ गया? ये किसका फॉर्मूला हो गया, CP का। नहीं आया? CP जानना है बस, ठीक है, CP हमको पता है, CV जोड़ देंगे, ये भी आ गया, ठीक। अगर हम गामा की वैल्यू पूछे तो गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, CP की जगह F/2 R प्लस R/2, ऐसे लिख सकते हो क्या? या चलो ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, क्या लिखें, F/2 प्लस 1 इंटू आर ना, अपॉन CV की जगह F/2 R, वही वही, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F/2 अपॉन F/2 और 1 प्लस कैंसिल, ये कितना 1, ये कितना 2/f, तो गामा की वैल्यू आ गई। नहीं आ गई? हमारा CP निकल गया, CV निकल गया, गामा निकल गया, किसके टर्म्स में, F के टर्म्स में। और सारी चीज़ें किसके मोल के लिए, कौन से मोल के लिए, 1 मोल, सब जगह N1 ली है ना। देखो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। छोड़ दो, छोड़ दो। ना क्या है ये, फर्स्ट लॉ है और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी का कंपैरिजन है। कैसे लिखने लगा, हाँ फटाफट स्टेप आ रहा है अब। अरे चलो हो गया होगा। हे भाई बड़ी तकलीफ है भाई। बहुत सही तुम लोग का इंटरफेरेंस हुआ है, सुपर इम्पोज की इंटेंसिटी बढ़ गई है तुरंत। इंटरफेरेंस हुआ है कि बीट्स हुआ है? साउंड है ना तो हाँ इंटरफेरेंस ही बीट्स होता है यार। लाइट के केस में इंटरफेरेंस कहते हैं, साउंड के केस में नाम बीट्स कहते हैं। अरे तो आप वो पूछे से बता देंगे। हाँ अब तुम उससे मांगो, गुलू से, गुलू सब लिख लेता है आजकल। ये नहीं लिखा है। ये पता नहीं क्या CP माइनस CV इज इक्वल टू R। देखो क्या है, CP इज इक्वल टू CV प्लस R है, CP में CV ऐड कर दी, खत्म। गामा तो लोग को पहले से पता है। सर्वज्ञानी, सब तुम लोग को आता है। यार अब कितना अच्छा आइडिया है, कल से यही होगा। अब कल रिजल्ट लिखवाएंगे, कहेंगे बाकी बीच का होमवर्क। चलो अरे अरे शर्म करो, खुद से लिख लो थोड़ा। सुनो, CV CP और गामा निकालना है, देखते जाइए, रटो उठोगे तो भूल जाएगा भाई, ठीक है। कौन कौन से गैस के लिए पढ़ लें, मोनोटॉमिक, फिर डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक लीनियर और ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर, ये सब कहानी पढ़ लेना। चलो फटाफट बोलते जाओ। हाँ CV की वैल्यू, मोनोटॉमिक के लिए F की वैल्यू, अरे 3 फिर कितना हो जाएगा, 3/2 R आ गया। CP कितना, R जोड़ दो, 5/2 R, ये कितना, कुछ नहीं, इसी में रेशियो ले लो ना, 5/3 तो बचेगा, नहीं होगा, ठीक। कितना आ गया, 1.67 आया। अगर डायटॉमिक की बात करें, F की जगह, अरे ये तो खुद से देख के खुद से बनाना, पता नहीं सब अभी से, 5/2 R। CP, अरे भाई 7/2 R। और गामा, अरे इसी का रेशियो 7/5 1.4, नहीं आया। और ये 6
6/2 दैट इज 3r, 4r, 4/3 यही ना, 1.33 आ गया। ठीक, ये सारा गामा की वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर मोनोटॉमिक, मिनिमम फॉर डायटोमिक। नाइट्रोजन के लिए N2 के लिए गामा 1.4, हीलियम के लिए 1.67, O3 के लिए 1.4। ठीक है, चलिए चलिए लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। एक चीज और बताइए थे, खत्म करो ना। अच्छा ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। खत्म तो हो गया चैप्टर, अब कुछ है नहीं इसमें, नहीं कुछ है डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कह रहे कुछ बचा हुआ है तो फिर हमारे हिसाब से हो गया। देखिए जल्दी जल्दी नंबर उतार रहे हैं सब, नहीं देख रहे हो, डेली लड़ते हैं सब हर टॉपिक पे। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, अभी जो सीपी सीवी की वैल्यू निकाले हैं किसके टर्म्स में निकाले हैं? अरे यार एफ के टर्म्स में, एफ के टर्म्स में निकाले हैं, अब गामा के टर्म्स में निकाल लो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो क्या, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। मेरे फॉर्मूले से जानते हैं ना, सबको एक काम करो, सी वी से डिवाइड कर दो। सी वी से डिवाइड करो क्या मिलेगा, सी पी माइनस सी वी माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। ये आ गया, ये तो आएगा। और सी पी माइनस सी पी बाई सी वी क्या है, गामा, तो ये गामा माइनस 1 हो गया, तो सी वी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1। नहीं आया, ये किसकी वैल्यू आ गई, सी वी इन टर्म्स ऑफ गामा। अच्छा, गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, तो सी पी इज इक्वल टू गामा सी वी, सी पी इज इक्वल टू गामा सी वी, तो गामा सी वी की जगह आर अपॉन गामा माइनस, नहीं आया, इसी से लिखे हैं गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, तो सी पी इज इक्वल टू गामा सी वी। समझ गए, ये हमारा सी पी सी वी की वैल्यू किसके टर्म्स में है, गामा। देखो फटाफट जल्दी लिखो। पता नहीं उसमें लिखा था एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी में अंडर सर्जरी जा रहा है।
बहुत सही है। मिलेनियम का मुझे बिल्कुल नहीं पता। चलो देखिए हो गया। तो Cp माइनस Cv हो गया। और क्या बचा? लिखो Cp एंड Cv फॉर मिक्सचर। Cp एंड Cv फॉर मिक्सचर। Cp एंड Cv फॉर मिक्सचर। इतना छोटा हुआ है भाई, हाँ? छोटा है कि स्पीड बहुत स्लो है? कुछ नहीं। Cp एंड Cv फॉर मिक्सचर क्या होता है? क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? व्हाट इज Cp? व्हाट इज Cp? मोलर स्पेसिफिक फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ना, या P है तो कांस्टेंट प्रेशर ना। बस C का डेफिनेशन बताओ। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 मोलर सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। अब सुनिएगा, हमारे पास कह रहे हैं मतलब Cp इज द एनर्जी। Cp जो है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 मोल के लिए है तो एनर्जी ना। अब किसके लिए क्राइटेरिया, ठीक, जैसे हम कह दें कि हमारे पास एक गैस है, ठीक है, इसका Cp1 है, इसका Cv1 है, नंबर ऑफ मोल N1 है, और हमारे पास एक और गैस है, इसका क्या है, Cp2 है, Cv2 है, और नंबर ऑफ मोल क्या है, N2 है। एक ये Cp1 एनर्जी है कितने मोल की? 1 मोल की। अरे Cp1 एनर्जी नहीं है, कितने मोल का है? 1 मोल का। और कितने डिग्री के लिए है? अच्छा, हम बोले 2 मोल के लिए कितनी एनर्जी? 2 Cp1। 4 मोल के लिए तो टोटल एनर्जी कितनी? N1 Cp1 है ना? ये समझ रहे हो ना? ये एनर्जी कितने मोल की है? N1। और इसमें पूछे टोटल एनर्जी तब N2 Cp2। N2 Cp2 ये एनर्जी है पहले वाले की, ये एनर्जी है दूसरे वाले की। टोटल एनर्जी पूछे तब ऐड कर दें। ये एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी थी? कांस्टेंट प्रेशर पे पहले गैस की थी। ये एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे दूसरे गैस की। ये किसकी है? ये मिक्सचर की है। और कितने मोल की है? N1 प्लस N2 मोल की एनर्जी है। तो 1 मोल की कितनी होगी? डिवाइडेड। और 1 मोल की जो होती है उसी को क्या कहते हैं? Cp। एक ही कहते हैं ना, C। तो लिख सकते हैं N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। दिस इज एनर्जी फॉर मिक्सचर ऑफ फॉर 1 मोल। और 1 मोल की जो एनर्जी, टेम्परेचर तो 1 ही था बार बार। ये क्या है हमारा तब? Cp किसका? मिक्सचर का। नहीं आ गया? ऐसे Cv मिक्सचर का पूछे तब हाँ, N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। नहीं आ गया? और कितने गैसेस के लिए किए हैं? 2। अगर 3 होगा तब तो ऐसे ऐसे कर देगा, समेशन N Cp अपॉन समेशन N इज इक्वल टू समेशन N Cv अपॉन समेशन ऑफ N। नहीं आ गया? समझ गए? ये क्या है हमारा? Cp एंड Cp फॉर मिक्सचर। जल्दी लिखो, फास्ट लिखो। हो गया? ये पहली वाली N1 प्लस N2 हो सकती है ना टोटल एनर्जी। हाँ, मिक्सचर है तो दोनों मोल N1 प्लस N2 है। देखिए क्वेश्चन, इफ कितना कहानी लिखती हो भाई। अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो। उनको राइटर भी बनना है।
देखो इफ 1 मोल ऑफ हीलियम गैस मिक्स विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस मिक्स विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, then find CV of mixture, then find CV of mixture, then find CV of mixture. 1 mole of helium mixed with 2 mole of hydrogen, then find CV of mixture. तुरंत आंसर बताओ और टाइम नहीं लगना चाहिए. हाँ आर भी आएगा. क्या कर रही हो? अच्छा 13. ठीक है यही ना. क्या लिखे बोलना जरा फटाफट बोलो. तो पहले का कितना मोल सीवी मिक्सचर का चाहिए ना. पहले का कितना मोल 1 मोल. कौन सा गैस है? हीलियम. तो उसका सीवी कितना होता है? 3/2r प्लस 2 डायटोमिक है ना दूसरा 5/2r अपॉन 3. तो क्या कर लें ये 3/2r ये 10/2r 3/2r और 10/2r कितना 13/2r 13/2 और 3 कितना 13/6r. नहीं आ गया? आया? अगर सीवी निकल गया तो ऐसे सीवी निकल जाएगा और सीवी निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? गामा. कर लोगे? तो जो लिखना लिख लो. नेक्स्ट लिखो. हेडिंग लिखो. क्या हुआ? तक गया. ठीक है. मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम. 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 ठीक है. उसमें लिख लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. The distance between two successive collision is called mean free path. Mean free path. And time is called relaxation time. The distance between two successive collision is called mean free path. And time is called relaxation time. Time is called relaxation time. ठीक है? Time is called relaxation time. ठीक है? Time is called relaxation time. समझ गए होगा definition? है ना? Successive मतलब? हाँ लगातार. पहले के बाद 10वें के बाद 11वां लगातार. हाँ लगातार कोलिजन के बीच में जो लगने वाला टाइम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम. और जो डिस्टेंस चलते हैं उसको क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ. रिलैक्सेशन टाइम को किससे लिखते हैं? टाउ से. रिलैक्सेशन टाइम टाउ और मीन फ्री पाथ लेमडा. लेमडा ऐसे लिखते हैं ना. स्पीड करो डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो क्या लिखें स्पीड की जगह? अगर गैस की बात करें तो क्या लिखें? VRMS. बार बार बोले RMS की बात करते कुछ नहीं होता है. तो डिस्टेंस की जगह लेमडा. तो टाइम की जगह टाउ. नहीं आ गया? और लेमडा का फॉर्मूला और कुछ 1/√πd² NV है ना. ठीक. जहाँ पे D क्या है? डायमीटर. D क्या है? डायमीटर. ठीक है. NV क्या है? नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम. बस इसमें ही. जहां पे NV क्या, जैसे वो करंट वाले में N क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. वैसे गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो NV लिखे हैं. NV लिखने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट वॉल्यूम. समझ गए? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ. और टाइम होगा उसको रिलैक्सेशन टाइम. वेयर D क्या है? डायमीटर. NV क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम. अब थोड़ा समझो. अब हमको और समझो. सुनना. ठीक. क्वेश्चन ये पूछा प्रेशर ज्यादा तो लेमडा कम. क्यों? प्रेशर बढ़ा तो हाँ जब प्रेशर बढ़ा तो एटम मॉलिक्यूल पास आ गए. तो लड़ने के लिए कम चलना पड़ा. लड़ने के लिए और कम चलना पड़ेगा तो पाथ कम हो गया. पाथ का लेंथ कम हो गया तो लेमडा भी कम. और लेमडा कम चलना पड़ रहा है तो टाइम भी मतलब प्रेशर ज्यादा तो लेमडा और टाउ दोनों कम हो जाएगा. लेमडा भी कम और टाउ भी कम. अच्छा अगर प्रेशर कम तो उल्टा. प्रेशर कम तो एक्सपैंड कर गया. लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा चलना पड़ेगा. ज्यादा चलना पड़ेगा तो लेमडा की वैल्यू
और टेम्परेचर और टाउ की वैल्यू भी ज़्यादा। अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा तब वाइब्रेशन ज़्यादा। तो दूर चले गए, टेम्परेचर ज़्यादा तो लेमडा ज़्यादा, टाउ भी, और टेम्परेचर कम तो उल्टा हो गया ना फिर। अच्छा ये सब थ्योरेटिकली देख लिए ना। हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी देख लेते हैं, सुनिएगा। ऐसे सुनना, स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। अच्छा हम पूछे इतने मोल में कितने एटम? इंटू n। एक मोल में n होता है तो n मोल में nn हो गया ना। ये कितने एटम है? ये टोटल, ये क्या है और ये क्या है? तो मतलब इसको किससे डिवाइड कर दें तो ये nv बन गया, बना ना। अच्छा pv इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो n बाई v की जगह देखो n बाई v की जगह p अपॉन RT, ठीक। तो यहां क्या लिख सकते हो? nv इज इक्वल टू n बाई v की जगह, इसकी जगह ना p बाई RT, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, pn अपॉन कितना RT, इसको रख दो फर्स्ट में, नहीं ना, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखें? लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पाई डी स्क्वायर, एनवी की जगह pn अपॉन RT, दिख रहा है लेमडा t के डायरेक्टली है। देखो हम लोग थ्योरेटिकली भी देखे थे, टेम्परेचर ज्यादा होगा दूर भागेगा लेमडा बढ़ जाएगा, यहां से दिख भी रहा है। और जो लेमडा है वो p के कैसा? इनवर्सली है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो अगर कोई पूछेगा लेमडा और t में रिलेशन तो डायरेक्टली है, लेमडा और p में कैसा? इनवर्सली। लेमडा t में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेमडा t में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्या ओरिजिन से? क्या ओरिजिन से? अरे केल्विन में होगा तो बिल्कुल ओरिजिन से। केल्विन पे कहाँ चलता है? फ्रीज हो जाता है, और जब चलेगा नहीं तो लड़ेगा कहाँ? जब लड़ेगा नहीं तो t 0 तो लेमडा भी 0, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया, बना। और अगर ये सेल्सियस में होता तब थोड़ा ऊपर लेते, है ना, क्योंकि 0 सेल्सियस पे नहीं 0 होता है ना। और लेमडा और p में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अरे लेमडा p ना। ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया किसका? मीन फ्री पाथ का और रिलैक्सेशन। और जो लेमडा के साथ होगा वो टाउ के साथ हो जाएगा। देखिए लेमडा ज्यादा होगा तो टाउ भी ज्यादा, और लेमडा कम तो टाउ भी। समझ गए? बंद कर दो।